हेलो दोस्तों, एलओ क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से फिजिक्स का छठवां चैप्टर यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तल स्थित है और उस तल से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग उस तल से संबंधित जो है चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, इस स्थान पर आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और यहाँ पर एक ये तल उपस्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक तल उपस्थित है। तो इस तल से मान लीजिए गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, इस प्रकार से आप इन्हें दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो जाएंगी इससे गुजरने वाली बल रेखाएं इस प्रकार। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक पृष्ठ दिया गया और इस पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए है, यानी कि जो ये तल यानी कि जो पृष्ठ दिया गया इसका क्षेत्रफल ए है। और ये यहाँ पर जो है चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, इसे हम लोग इस पृष्ठ से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आप बताएंगे इसमें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत, यानी कि जितनी भी बल रेखाएं हैं ये सभी इस तल के लंबवत होंगी। तो वही आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसे परिभाषित करेंगे। इसके अलावा बता सकते हैं इसमें कि इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है इसे प्रदर्शित किया जाता है फाई बी से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है तल का और ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि यदि तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है, तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो ये तल है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है तो लंबवत होने पर जो यहां पर आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा यानी कि फाई बी, तो ये सूत्र हो जाएगा सदिश बी डॉट सदिश ए, इतना हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो तल का क्षेत्रफल है इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर ये दोनों लंबवत हैं तो वहां पर आपको ये कोण प्रयोग करना है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, यही तल आपको इस प्रकार से दिया हो, ये यहाँ पर हो गया तल और ये यहाँ पर इस पृष्ठ पर जो है खींचा गया अभिलंब हो गया, यहाँ पर ये मान लेते हैं हम लोग सदिश ए, तो ये पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब है। तो अगर अब की बार यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिए, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वो इस अभिलंब के थीटा कोण पर दिया गया, यानी कि इनके बीच का कोण कितना है आपकी बार थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र बी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस बार जो है चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है।
यानी कि थीटा कोण पर। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका फिगर दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर है, तो चुंबकीय फ्लक्स। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर होगा, तो फिर यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हम लोग प्रयोग करेंगे फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। तो फिर वहाँ पर आपको ये सूत्र प्रयोग करना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर लंबवत होगा यहाँ पर तो फाई बी बराबर बी ए, और अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए थीटा कोण पर दिया गया तो इसे हम लोग लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। इस प्रकार से होगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसके अलावा इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसका जो मात्रक होता है वेबर, तो ये मात्रक आप लोग याद रखेंगे वेबर। अगर आपको ये मात्रक याद नहीं है इसका वेबर होता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके इसका मात्रक ज्ञात भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप सूत्र का प्रयोग करके मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाई बी का मात्रक बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बी दिया गया था, ए दिया गया था, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी का मात्रक और गुणे ए का मात्रक। इस प्रकार से बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना होता है। इसके अलावा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मीटर से मीटर कट जाएगा एक, यानी कि यहाँ पर ये आएगा न्यूटन, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर और बट्टे में आपको दिया गया है एम्पियर, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो न्यूटन लिखा गया इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ये न्यूटन की जगह पे लिखा गया है। न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 और इनटू में हो जाएगा मीटर, बटे में आपको दिया गया है ए। इसका मतलब ध्यान दीजिए किलोग्राम, इससे आप चाहे तो ऐसा भी लिख दीजिए किलोग्राम, इसके बाद ये मीटर और ये मीटर मिलके यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड की पावर -2, ये एम्पियर ऊपर जाएगा तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं एम्पियर की पावर -1। तो ये हुआ। अब इस मात्रक की सहायता से आप इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए आप इसमें लिखेंगे विमीय सूत्र। तो यहाँ पर पहले दिया गया है किलोग्राम, किलोग्राम के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे m, यहाँ पर है लंबाई के लिए मीटर यानी कि l स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड यानी कि t की पावर -2 और एम्पियर के लिए लिखते हैं a की पावर -1। तो ये यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से जो है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण। तो फैराडे ने जो है एक प्रयोग किया था जिससे कई प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त हुए थे, और इस प्रयोग में उन्होंने दंड चुंबक का प्रयोग किया था। इसके अलावा जो है धारामापी या फिर आप बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर, और इसके अलावा कुंडली, ये तीनों उपकरण लेकर जो है प्रयोग किया था।
तो इससे इन्हें कई प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त हुए थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दंड चुंबक है, दंड चुंबक का एक ध्रुव हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर N, इस प्रकार से है। इसके अलावा यहाँ पर एक कुंडली रखी गई है इस प्रकार से, और इस कुंडली में यहाँ पर धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, जब तक चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर रहते हैं, स्थिर का मतलब इनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर रखा हुआ है और ये यहाँ पर रखी हुई है, तो जब तक चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर रहते हैं तब तक जो है इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। याद रखिएगा, जब तक दोनों स्थिर रहते हैं तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव को, जैसे यहाँ पर हमने एक ध्रुव लिखा है N, तो जैसे ही किसी एक ध्रुव को स्थिर कुंडली की ओर गतिशील कराया जाता है, यानी कि इस चुंबक के एक ध्रुव को जो है हम लोग इस कुंडली की ओर गतिशील कराते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में जो है एक निश्चित दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब तक दोनों स्थिर थे उस समय यहाँ पर जो है इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हम लोग दंड चुंबक को स्थिर कुंडली की ओर गतिशील कराते हैं वैसे ही गैल्वेनोमीटर में जो है एक निश्चित दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो धारा की दिशा होगी वो आप इस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से इसमें जो धारा प्रवाहित होगी। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसे हम लोग इसकी तरफ ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित विक्षेप आ जाता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अब इसी चुंबक को, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नॉर्थ, यहाँ पर ये कुंडली रखी हुई है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर था। अगर अब इसी चुंबक को हम लोग स्थिर कुंडली से दूर ले जाएंगे, यानी कि इस प्रकार, अब की बार बाहर की ओर लाना है, तो जब बाहर की ओर लाएंगे अब, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाएगी। पहले ध्यान दीजिए, विक्षेप इस दिशा में हो रहा था, जब हम लोग इसको इधर ले गए तो अब की बार विक्षेप की दिशा विपरीत हो गई और यहाँ पर धारा की दिशा भी बदल जाएगी इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, अब की बार जो धारा प्रवाहित होगी वो ऐसे प्रवाहित होगी। तो अब आप लोग याद रखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग दंड चुंबक को स्थिर कुंडली के समीप ले जाते हैं तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, और जब इससे दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, लेकिन इसकी दिशा जो है वो बदल जाती है, यानी कि विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर किसी एक ध्रुव की बात हुई है, आप चाहे तो यहाँ पर चुंबक के दूसरे ध्रुव, यानी कि इस प्रकार से ध्यान दीजिए एस, इसको भी आप स्थिर कुंडली की ओर ले जा सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा, यानी कि आपको ये बताना है कि जब हम लोग दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव को स्थिर कुंडली की ओर गतिशील कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो है एक निश्चित दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो विक्षेप है ये एक निश्चित दिशा में यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों में से किसी भी एक ध्रुव को जो है स्थिर कुंडली की ओर ले जाने पर जो है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसके अलावा आप लोग इसमें याद रखिएगा यहाँ पर कि जो चुंबक प्रयोग किया जा रहा है, अगर इसके जगह पे हम लोग शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग कर दें या फिर जो कुंडली में फेरों की संख्या इनको बढ़ा दें तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है ये बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि शक्तिशाली चुंबक या फिर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर जो है गैल्वेनोमीटर के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो दंड चुंबक को हम लोग गतिशील करा रहे थे, अगर इसको तीव्र वेग से गतिशील करा दिया जाए, यानी कि तेजी से गतिशील करा दिया जाए, तो भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के विक्षेप में जो है वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि यदि दंड चुंबक को स्थिर कुंडली की ओर तीव्र वेग से गतिशील कराया जाए तो भी गैल्वेनोमीटर के मान में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग चुंबक को स्थिर रख दें और कुंडली को गतिशील कराएं तो सेम इसी प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होंगे। आप बता सकते हैं कि जब चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गतिशील कराया जाता है तो इसी प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर चुंबक और कुंडली दोनों को एक ही दिशा में एक ही वेग से गतिशील करा दिया जाए, यानी कि ये यहाँ पर चुंबक है और ये यहाँ पर कुंडली है, दोनों को जो है सेम वेग से एक ही दिशा में गतिशील करा दिया जाए तो फिर गैल्वेनोमीटर में जो है कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब चुंबक और कुंडली दोनों को जो है एक ही दिशा में एक ही वेग से गतिशील कराया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं।
और कुंडली अगर एक बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और यही घटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आपको किस प्रकार से लिखना है एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप बताएंगे कि फैराडे ने एक दंड चुंबक, इसके अलावा कुंडली और गैल्वेनोमीटर लेकर एक प्रयोग किया जिससे निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए, जिसमें आप पहले बताएंगे कि जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर रहते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव को जो है हम लोग स्थिर कुंडली की ओर गतिशील कराते हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो है एक निश्चित दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आप अगला बताएंगे कि जब दंड चुंबक को स्थिर कुंडली से दूर गतिशील कराया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के विक्षेप में जो वृद्धि होती है वो विपरीत दिशा में हो जाती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता है वो विपरीत दिशा में होता है। इसके अलावा आप बताएंगे कि जब चुंबक को, या फिर आप बता सकते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए या फिर शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग कर दिया जाए तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा आप बताएंगे कि जब दंड चुंबक को तीव्र वेग से स्थिर कुंडली की ओर गतिशील कराया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के मान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आप इसमें बताएंगे कि जब चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गतिशील कराया जाता है तो सेम इसी प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बताएंगे कि जब दंड चुंबक और कुंडली को एक ही दिशा में एक ही वेग से गतिशील कराया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यदि कुंडली एक बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना है। बाकी के टॉपिक में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।